तो बच्चों लास्ट क्लास में हम कर रहे थे आपके अपराध के कारण संबंधी सिद्धांतों की हमने बात कर ली थी, जिसमें शास्त्रीय, भौगोलिक, इटालियन, समाजशास्त्रीय सिद्धांत को हमने डिटेल में हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। और आज हम इससे आगे का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, वो है अपराध के कारक यानी कि फैक्टर्स ऑफ क्राइम। ये जो फैक्टर्स हैं क्राइम के, इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि अपराध जो है वो कभी भी किसी एक कारक के परिणाम स्वरूप घटित नहीं होता, बल्कि अनेक कारकों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप घटित होता है, जिसमें प्राकृतिक दशाएं, शारीरिक मानसिक दोष, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां सम्मिलित रूप से या अलग अलग रूप से अपराध के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसमें जो फर्स्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वह है शारीरिक कारक। लोम्ब्रोसो ने अपराध के लिए शारीरिक कारकों को उत्तरदायी ठहराया, और इसमें उन्होंने जो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि पैतृकता यानी हेरिडिटी, इसमें इन्होंने ये कहा कि अपराधी माता पिता की संतानें भी अपराधी होती हैं। इन्होंने अध्ययन किया। गोरिंग ने 1913 में लगभग 3000 अपराधियों का अध्ययन किया और यह पाया कि माता पिता से दूर रहने पर उनकी संतानों ने वही अपराध किया जो उनके माता पिता ने किए थे। इसी प्रकार विंशिप ने एडवर्ड परिवार का अध्ययन करके बताया कि इनके कोई पूर्वज अपराधी नहीं थे, अतः इनके वंशजों ने भी कोई अपराध नहीं किए। और इसी प्रकार के जो अध्ययन हैं वह गोडार्ड, लैंग, फ्रीमैन, न्यूमैन इत्यादि ने भी किए, और सभी ने अपराध के लिए वंशानुक्रमण को उत्तरदायी ठहराया। किंतु अपराध को हम वंशानुक्रमण का परिणाम नहीं मान सकते, बल्कि जो समाजशास्त्र के जो विद्वान हैं, जो विद्यार्थी हैं समाजशास्त्र के, वे कहते हैं कि सामाजिक परिस्थितियां ही इसके लिए भी उत्तरदायी होती हैं। इसी प्रकार शारीरिक अयोग्यता या शारीरिक स्थिति को अपराध के लिए उत्तरदायी माना है। अपराध और शारीरिक कुरूपता के बीच संबंध है, क्योंकि इससे जो व्यक्ति है उसमें हीनता की भावना पैदा होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए वह अपराध करता है। और अक्सर यह माना जाता है कि छोटा कद, मुड़े हुए हाथ, पाँव, बड़े कान, कमजोर दृष्टि तथा बड़ा सिर उन लोगों में गंभीर व्यक्तित्व संबंधी अथवा संवेगात्मक कठिनाइयां पैदा करते हैं जो कि इनसे ग्रसित होते हैं, और उनमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कार्य करता है, अर्थात वह अपनी कमी को किसी और माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपराध करते हैं। बीमारी का अपराध से सीधा संबंध स्थापित किया है। अधिक समय तक बीमार रहने से व्यक्ति चिड़चिड़ापन और निराशावादी हो जाता है, जो कि आगे चलकर अपराध को जन्म देती हैं स्थितियां। इस प्रकार से किसी व्यक्ति के शरीर में अधिक शक्ति, कमजोरी, शरीर का अत्यधिक विकास, अविकसित अंग इत्यादि उसमें हीन भावना को उत्पन्न करते हैं, जो कि अपराध के लिए उसको अग्रसर करती है। अपराध एवं आयु में भी सहसंबंध हमें देखने के लिए मिलता है। अधिकांशतः 20 से 24 वर्ष की आयु में अपराध किए जाते हैं, और जो कि बचपन और वृद्धावस्था में कम किए जाते हैं। और अपराध की प्रकृति के साथ साथ अपराधियों की आयु में भी अंतर पाया जाता है। हत्या, डकैती युवा लोगों द्वारा अधिक की जाती है, बच्चों द्वारा छोटे मोटे झगड़े, चोरी इत्यादि, और वृद्धों द्वारा यौन संबंधी अपराध अधिक किए जाते हैं। आयु का संबंध शारीरिक विकास से है। पूर्ण विकसित व्यक्ति ऐसे अपराध अधिक करता है जिनमें शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। स्त्री और पुरुषों में भी अपराध की दर भिन्न भिन्न पाई जाती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में अपराध अधिक हमें देखने के लिए मिलता है, और स्त्रियों का कार्यक्षेत्र चूंकि घर है, जबकि पुरुष घर से बाहर रहते हैं। स्त्री पर समाज एवं परिवार का नियंत्रण पुरुष की अपेक्षा अधिक होता है, और घर से बाहर रहने के कारण पुरुष स्वतंत्र होते हैं। परिवार की जिम्मेदारी वहन करने के कारण भी अनेक बार जो पुरुष हैं वे मजबूरीवश अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जबकि स्त्रियों द्वारा यौन संबंधी अपराध अधिक किए जाते हैं, पुरुषों द्वारा आर्थिक अपराध अधिक किए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो विशिष्ट प्रकार के रसों का स्राव करती हैं, और यदि यह स्राव आवश्यकता से कम या अधिक होता है तो इसका प्रभाव भी हमारी शारीरिक क्रियाओं पर पड़ता है। व्यक्ति में संवेग की मात्रा इसी से तय होती है। संवेग अपराध के लिए उत्तरदायी है। जैसे यौन ग्रंथियों का रसस्राव अधिक होने से व्यक्ति में कामोत्तेजना बढ़ती है और व्यक्ति यौन संबंधी अपराध अधिक करता है। इसी प्रकार जो मानसिक कारक हैं, इसमें इनको भी अपराध के साथ जोड़ा गया है। मंद बुद्धि जो व्यक्ति होते हैं वे उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाते। कई बार व्यक्ति की शारीरिक आयु अधिक होगी लेकिन मानसिक आयु कम होने के कारण वे अनेक साइकोपैथिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और अपराध के लिए प्रेरित होते हैं।
भावनात्मक अस्थिरता, अत्यधिक भावुक होने पर व्यक्ति बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, जिसके कारण वह अपराध करता है। हीनता की भावना व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित करती है। भय की भावना व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित करती है। मानसिक तनाव और संघर्ष की स्थिति में भी व्यक्ति असामाजिक व्यवहार अक्सर करते हैं। और पारिवारिक दशाएं जो हैं, क्योंकि परिवार हमारे समाज का आधार है, हमारे समाज की मौलिक इकाई है। परिवार में हम जन्म लेते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं। बच्चे का पूरा सामाजिकरण परिवार में ही होता है, उस पर नियंत्रण रहता है परिवार का। प्रेम, सहयोग, त्याग, देशभक्ति, सभी प्रकार के जो गुण, सद्गुण या दुर्गुण, सभी का जो केंद्र है वह परिवार है। तो जो परिवार और के सदस्य और पर्यावरण ही परिवार का यह तय करता है कि कोई बच्चा अपराधी बनेगा या देश का योग्य नागरिक बनेगा। इसमें असंतुलित परिवार यदि होंगे तो वहाँ के जो सदस्य हैं, चूंकि परिवार के सदस्यों के कार्यों में कोई तालमेल, संतुलन नहीं होता, तो इसका व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। और संतुलित परिवार ही संतुलित व्यक्तित्व को जन्म देता है। असंतुलन की स्थिति में तनाव, संघर्ष, अशांति पैदा होती है और व्यक्ति परेशानी से बचने के लिए घर से बाहर जाना चाहता है। स्वच्छंदता व्यक्ति को अपराध के कार्यों में लगा देती है। टूटे परिवार अपराध को जन्म देते हैं। परिवार दो प्रकार से टूट सकते हैं। भौतिक रूप से, जब संरक्षक माता पिता में से किसी की मृत्यु हो जाए, और मानसिक रूप से, जब साथ साथ रहते हुए भी माता पिता या परिवार के सदस्यों में परस्पर तनाव और संघर्ष की स्थिति देखने के लिए मिले। और दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह अपराध की ओर अग्रसर करता है। नियंत्रण का अभाव, जिन परिवारों में माता पिता और संरक्षक परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण नहीं रखते, वहां पर भी अपराध हमें अधिक देखने के लिए मिलते हैं। अपराधी परिवार के सदस्य अपराधी बनते हैं अधिकांशतः जिनके माता पिता, भाई बहन अनैतिक कार्यों में लगे होंगे। ऐसे परिवार में बच्चे माता पिता, भाई बहन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और बिगड़ जाते हैं और अपराधी क्रियाओं में संलग्न हो जाते हैं। अनैतिक परिवार जिनमें चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, नियमितता इत्यादि देखने के लिए मिलते हैं, वहां पे भी अपराधों की बहुलता देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार आर्थिक परिस्थितियां हैं। आर्थिक परिस्थिति और अपराध के मध्य भी घनिष्ठ संबंध है और भारत में बहुत अधिक अपराध इस प्रकार की स्थितियों के वश किए जाते हैं। निर्धनता, गरीबी जो है वो अपराध का बहुत बड़ा कारण है। गरीब होने पर व्यक्ति अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वह समाज के प्रति कठोर होता जाता है और बदले की भावना से प्रेरित होकर अपराध करने लगता है। आर्थिक संकट की स्थिति में जब महंगाई बढ़ जाती है, उद्योग धंधे ठप हो जाते हैं। और अभी वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में जो धन संबंधी अपराध हैं, लूटपाट, चोरी इत्यादि, ऐसे अपराध हमें अधिक देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जब समाज में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय भी जो अपराध हैं, वो अपराधों की जो दर है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। व्यक्ति अपनी और अपने आश्रितों की आवश्यकताओं को बेरोजगारी के कारण पूरा करने में समर्थ नहीं होता और उसमें निराशा घर कर जाती है, चिंता, तनाव रहने लगता है। और ऐसी स्थितियों से छुटकारा पाने के लिए वह बेरोजगार व्यक्ति अपराधी कार्यों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। व्यापार में उतार चढ़ाव, तेजी मंदी के साथ साथ अपराधों में भी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। आर्थिक प्रतियोगिता आज के समय में हमें पल पल पर देखने के लिए मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक कमाना चाहता है और इसके परिणाम स्वरूप एक गलाकाट प्रतियोगिता सदैव चलती रहती है। वैधानिक, गैर वैधानिक तरीकों से व्यक्ति सफल व्यवसायी बनना चाहता है और इस प्रक्रिया में वह अनेक कानूनों का उल्लंघन करता है और इस प्रकार से जो आर्थिक प्रतियोगिता है वह भी अपराध को और अधिक बढ़ाती है। जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, बाढ़, भूकंप, अकाल इत्यादि, ऐसी दशाओं में भी जो व्यक्ति है उसके जीवन यापन के साधन छिन जाते हैं। जो उसके जो रिसोर्सेज जो उसके पास होते हैं जीवन निर्वाह के, वे समाप्त हो जाते हैं और वह बेसहारा हो जाता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अपराध का सहारा लेता है।